निया की डिमांड सुन सबके फेस पर टेंशन और डर साफ दिखने लगा था क्योंकि किसी चीज की डिमांड उसके चारों अंकल पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देते थे। लेकिन किसी इंसान को वो उसे कहाँ से ला कर दे। निया एक क्यूट सा फेस बनाए अपनी मॉम के पास खड़ी उन्हीं की तरफ देखे जा रही थी। ब्यूटीफुल, मुझे डैडा चाहिए। वो मेरे किसी बर्थडे पर मुझसे मिलने नहीं आते। डैडा मुझसे बात भी नहीं करते। प्लीज़ ब्यूटीफुल, डैडा को बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। रूही ने अपने आप को इतना हेल्पलेस पिछले 4 सालों में कभी नहीं किया जितना वो इस वक्त कर रही थी। अपनी बेटी की आंखों में उसके डैड के लिए इंतजार देख उसे अपने दिल में बहुत पेन फील हो रहा था। रूही इस वक्त बहुत रोना चाहती थी लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। रूही ने किसी तरह खुद को संभाला, अपनी प्यारी बेटी के पास झुक कर कहा, लिटिल क्यूटी, डैड अभी बहुत बिजी हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा वो आपके पास दौड़ कर आ जाएंगे। यू नो ना, डैडा आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, डैडा मुझसे प्यार नहीं करते। वो कभी मुझसे बात नहीं करते, कभी मुझसे मिलने नहीं आते। मुझे डैडा चाहिए, मुझे डैडा चाहिए। ये कहते कहते निया सीढ़ियों से ऊपर की तरफ अपने रूम में भाग गई और दरवाज़ा बंद कर अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। और बाकी सब उससे दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। जैसे जिद्दी निया पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। निया, दरवाज़ा खोलो प्रिंसेस, डोर खोलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ओपन द डोर प्लीज। सब लोग अपने अपने तरीके से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निया किसी की बात नहीं सुन रही थी। 1 घंटे तक निया को रिक्वेस्ट करने, उससे समझाने की कोशिश करने के बाद सब लोगों में हार मान ली थी। ये सब देख नेहा ने एक वेरी टून में कहा, निया, इससे पहले इतनी जिद कभी नहीं करती थी। अब क्या करें? मुझे नहीं लगता वो हमसे किसी की बात मानेगी। नेहा की बात सबको सही लग रही थी क्योंकि निया जिद्दी जरूर थी लेकिन वो बहुत समझदार थी। जल्दी ही बात मान जाती थी। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये सब रूही दूर खड़ी चुप देख कर रो रही थी। वो अंदर ही अंदर कांप रही थी क्योंकि इस वक्त वो निया को जरा भी फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रूही को इस तरह देख विजय बहुत परेशान हो गया। सब लोग निया से दरवाजा खोलने के लिए ही कह रहे थे कि तभी राहुल रूम से बाहर आकर जोर जोर से फोन पर बात करते हुए आरब का नाम लेकर उसे निया के बारे में बताने लगा, जिसे सुन निया खुद को बाहर आने से रोक नहीं पाई। अंकल, मुझे भी डैडा से बात करनी है। बिना कुछ कहे अपनी लिटिल प्रिंसेस के हाथ में फ़ोन दे दिया। निया ने फ़ोन लेते ही हेलो डैडा कहा, जिस पर दूसरी तरफ से उसे हेलो माई क्यूटी एंजल का जवाब मिल गया। निया अपने डैड से बात करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो फ़ोन लेकर फिर से रूम में चली गई और आरब से बात करने लगी। ये सब देख बाकी सबको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सब हैरानी से कभी डैड से बात कर रही नेहा को देखते हैं तो कभी मुस्कुराते हुए राहुल को। आरब से बात करते करते नेहा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उसके सोते ही तनु ने उसे अच्छे से बिस्तर पे लिटा दिया और रूम से बाहर बाकी सबके साथ हॉल में आ गई। अभी भी सब लोग हैरानी से राहुल को देख रहे थे लेकिन किसी की उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि कोई भी इस वक्त उस उम्मीद को टूटते हुए नहीं देखना चाहता था जो कुछ देर पहले आरब के होने की मिली थी। सबकी कंडीशन समझते हुए आरुषि ने राहुल से पूछ ही लिया, राहुल, क्या आरब का पता चल गया? जिस पर राहुल चुपचाप खड़ा दरवाजे की तरफ देखने लगा। आरुषि फिर से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेन डोर से विजय, रमेश और नमन उनके पास आ गया। उसके आते ही राहुल ने एक सैड टोन में कहा, आई एम सॉरी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सुन तनु ने थोड़ा पैनिक टोन में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना है प्लीज़ साफ साफ कहिए। सबको इतना परेशान देख रमेश ने आगे आकर सबको शांत करके सच बताया। निया से फ़ोन पर बात आरब नहीं विजय कर रहा था। आई एम सॉरी लेकिन हालात को समझते हुए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि एक बार फिर उनकी उम्मीद, उनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। पिछले 4 साल में ऐसा कितनी बार हुआ था जब उन्हें आरब के मिलने की न्यूज़ मिली लेकिन बाद में वो झूठी साबित हुई। आज जो कुछ भी हुआ उससे सभी का मूड पूरी तरह से ऑफ हो गया था।
सुबह के समय सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। मेंशन में आरब की मॉम रूही और निया थी। निया अपनी दादी के साथ खेलने में मगन थी, तभी वहाँ पर नमन आ गया। हेलो ब्यूटीफुल। नमन की बात सुन रूही को हंसी आ गई। इन 3 सालों में अगर कोई सबसे ज़्यादा चेंज हुआ था तो वो आप हैं। रूही की बात सुन नमन मुस्कुराने लगा। तभी निया अपनी दादी की गोद से उतरकर उसकी तरफ। एक दिन अचानक निया ने रूही से पूछ लिया कि नमन अंकल कौन है, तो रूही ने बहुत ही प्यार से निया को समझाया कि वो उसके मामू हैं। तब से निया नमन को मामू ही कहती थी और जिनके वो सबसे क्लोज भी थी उनमें से नमन था। रूही क्या मैं निया को नमन की बात समझते हुए रूही ने फ़ौरन ओके कह दिया, जिस पर आरब की मॉम ने भी खुशी होकर नमन से अपना और निया का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहा। आज नमन की बेटी का बर्थडे था, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में कुछ साल पहले उसकी मॉम के साथ डेथ हो गई थी। नमन तो वैसे इस दिन को हमेशा अकेले एक कमरे में अपनी बेटी और अपनी बीवी की तस्वीर के साथ बिताता था, लेकिन निया के आने के बाद उसने एक बार फिर से खुश रहना और जीना सीख लिया था। इसलिए वो हर साल ये दिन निया के साथ मनाता था। नमन नन्ही सी निया को कार की सीट पर बिठाकर कार ड्राइव करते हुए बोला, तो आज हमारी लिटिल प्रिंसेस क्या करना चाहती है? ये सुनते ही निया ने क्यूट सा पाउट बनाकर कहा, निया को पहले आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम? लेकिन वो क्यों? नमन की निया के पाउट पर स्माइल करते हुए पूछा, जिस पर निया ने थोड़ा गुस्सा दिखाकर कहा, क्योंकि ब्यूटीफुल मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देती। वो कहती मेरे दांत खराब हो जाएंगे। ये सुनते ही नमन जोर से हंसने लगा। ओ, तो रूही हमारी निया को आइसक्रीम नहीं खाने देती, लेकिन ये बात तो आपकी ब्यूटीफुल ने बिल्कुल सच कही है प्रिंसेस, आइसक्रीम खाने से आपके दांत खराब हो जाएंगे। नमन की बात पर निया ने फिर से एक सैड सा पाउट बना लिया और अपने हाथ क्रॉस कर बैठ गई। तो क्या आप मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे? बिल्कुल खिलाएंगे, हमारी प्रिंसेस जो मांगेगी हम उसे वही देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन अपनी ब्यूटीफुल को इस बारे में बिल्कुल मत बताना, ओके? निया ने खुश होकर ओके कहा और दोनों बहुत सारी बातें करते हुए एक कैफ़े आ गए, जहां नमन ने अपने और निया के लिए एक चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर किया। अब शाम हो गई थी। रोज की तरह विजय, रमेश और राहुल ने आते ही निया को आवाज़ लगाई, क्योंकि ऑफिस से आते ही उन्हें निया को गले लगाकर उसे प्यार करने की आदत थी। प्रिंसेस, प्रिंसेस, लिटिल क्यूटी, तुम सबकी प्रिंसेस यहाँ नहीं है, वो नमन के साथ बाहर गई है। विजय की मॉम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। ये सुनकर तो वो नाराज हो गया। आपने उन्हें अकेले क्यों भेज दिया? विजय की बात सुनकर रूही ने किचन से आते हुए कहा, तुम सब इतना नाराज क्यों हो रहे हो? वो थोड़ी देर में आ जाएगी, इतनी फिक्र मत करो। लेकिन उन तीनों को फिक्र से ज़्यादा इस बात की जलन हो रही थी कि नमन अकेले ही एंजॉय करने लगा है निया के साथ, और जेलेसी उन तीनों की बातों से साफ झलक रही थी, क्योंकि वो तीनों एक के बाद एक बिना सिर पैर की बातें बोल रहे थे, जिससे सबसे ज़्यादा रमेश बोल रहा था। आधे घंटे अपनी जेलेसी में बकवास करने के बाद उन्होंने अपने आसपास देखा, जहां तनु, नेहा, रूही और आरब की मॉम हैरानी से उन्हें ही घूर रही थी। रमेश ने हिचकिचाते हुए नेहा की ओर देखा और पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? जिस पर नेहा ने एक इरिटेटिंग टोन में अपनी आंखें रोल करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बकवास करने की एबिलिटी को देख रही हूँ। नमन ने निया के साथ आज पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। निया के आने से पहले वो आज के दिन बहुत दुखी रहता था, लेकिन अब निया ने उसके दुख को ऑलमोस्ट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। नमन और निया पार्क में बैठे बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ रमेश, विजय और राहुल भी आ गए, क्योंकि वो भी नमन के दुख को किसी भी तरह ख़त्म करना चाहते थे, और दूसरा वो चारों निया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, जो उन्हें बहुत कम मिलता था। पूरा दिन मस्ती करने के बाद वो सब रात का डिनर एक रेस्टोरेंट में कर घर वापस आ गए। निया थक कर कार में ही सो चुकी थी, इसलिए विजय ने उसे उसके रूम में सुला दिया। आज निया कैंडा गार्डन जाने वाली थी, जिसकी वजह से पूरे घर में भूचाल आया हुआ था, क्योंकि निया बहुत नॉटी थी।
अपनी दादी और मॉम को उससे अपनी बात मनवाने के लिए उसके पीछे भागना पड़ता था। फाइनली विजय किसी तरह शैतान निया को कंट्रोल कर उसे कैंडा गार्डन ले आया और उसे वहां छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। कैंडा गार्डन में नेहा का फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे ही उसने एक लड़की की पिटाई कर दी, जिस वजह से रूही को फौरन कैंडा गार्डन बुलाया गया। ये लड़की इतनी शरारती क्यों है? बिल्कुल अपने बाप पर गई है। नेहा की टेंशन से रूही फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी, जिस वजह से उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल कर रूही को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मेरिसन से आरव की हार्ट बीट अचानक बहुत तेज हो गई। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। आरव को सबसे पहला ख्याल रूही का आया, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे किसी तरह इस वक्त उसके पास जाना चाहता था, लेकिन सिया ने उसे रोक लिया। आरव, अगर तुम जाना चाहते हो तो सोच समझ कर जाओ, इस तरह पैनिक होकर नहीं। और वैसे भी अभी इंडिया की कोई फ़्लाइट नहीं है, तो तुम 3 दिन पहले वहाँ नहीं जा सकते। ये सब सुनने के बाद आरव और ज़्यादा परेशान हो गया। श्रेया, रूही को ज़रूर कुछ हुआ है। इससे पहले मुझे इतनी घबराहट नहीं हुई। मुझे उससे बात करनी है, उसे देखना है। बस ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है या नहीं। प्लीज़ श्रेया, मेरी हेल्प करो। आरव को इतना परेशान देख श्रेया ने रूही को एक फ़ोन कॉल की। आरव की हिम्मत नहीं थी कि वो रूही से कुछ कह पाए, इसलिए श्रेया ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। रूही ने अपना नंबर चेंज नहीं किया था, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन आरव उसे कॉल ज़रूर करेगा। लेकिन आज फ़ोन हॉस्पिटल में एक नर्स ने उठाया, क्योंकि रूही का सारा सामान हॉस्पिटल में था। नर्स ने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन श्रेया के लगातार कॉल करने के कारण उसे उठाना ही पड़ा। हेलो हेलो, क्या मेरी बात रूही से हो रही है? श्रेया की बात सुन नर्स ने उसे रूही के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया, जिस पर आरव बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। उसने श्रेया के हाथ से फ़ोन लेकर कहा, क्या वो ठीक है? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? क्या उसकी फैमिली उसके पास है, कोई है? आरव को इतना सवाल सुन नर्स ने उसे शांत करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है और उसके हस्बैंड अभी उसके साथ ही हैं। हस्बैंड सुनते ही आरव का दिल हजारों टुकड़ों में टूट कर बिखर गया। इससे आगे उसमें कुछ भी सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने फ़ोन कट कर दिया और अपने टूटे दिल को लिए वो बड़बड़ाने लगा, मेरी रूही ने शादी कर ली, मेरी रूही किसी और की हो गई, उसकी शादी हो गई। उधर दूसरी तरफ नर्स अचानक से कॉल कटने से हैरान थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फ़ोन साइड में रख दिया। रूही के फॉर्म को चेक करना शुरू कर दिया, जिस पर हस्बैंड के सामने विजय की साइन थे। रूही के एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनते ही विजय बहुत स्पीड से हॉस्पिटल आया था। वो इतना घबराया हुआ था कि उसने रूही के फॉर्म पर हस्बैंड की जगह साइन कर दिए, जिस वजह से हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे रूही का हस्बैंड समझ लिया। कुछ ही देर रूही की पूरी फैमिली भी हॉस्पिटल आ चुकी थी और वो सभी रूही के होश में आने का वेट कर रहे थे। फाइनली 2 घंटे बाद रूही को होश आ गया, जहां उसने अपनी आंखें खोलते ही आरव का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी सब कुछ कह पाते उससे पहले ही रूही पैनिक होकर पूछने लगी, आरव आरव कहाँ है? क्या वो ठीक है? प्लीज़ कोई मुझे कुछ तो बताओ। सब इस तरह चुप क्यों खड़े हो? मेरा आरव ठीक तो है? रूही की बात सुनकर सब हैरान होकर उसे देख रहे थे। रूही की पैनिक कंडीशन देख तनु ने उसे शांत करते हुए पूछा, दी आरव यहाँ नहीं है, आपका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन रूही तनु की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर अपने और आरव के एक्सीडेंट की बात करने लगी, जिस वजह से कुछ ही देर में सबको समझ में आ गया कि रूही की याददाश्त वापस आ गई है। विजय ने रूही को शांत करते हुए कहा, रूही तुम जिस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही हो उसे 5 साल हो गए हैं। उसके बाद एक एक कर सभी बातें रूही को सारी बातें सुनाई, जिसे सुनने के बाद रूही का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया। उसका मन कर रहा था वो आरव का खून कर दे। आरव तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो? इससे पहले रूही आगे कुछ कहती, वहाँ निया अपनी दादी के साथ आ गई। उसने आते ही रूही को गले लगा लिया और बहुत सैड सा फेस बनाकर कहा, ब्यूटीफुल तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? ये सब मेरी वजह से है। सॉरी ब्यूटीफुल, मैं दोबारा कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी और तुम्हारी सारी बातें मानूंगी।
इतनी क्यूट निया को देख रूही के फेस पर स्माइल आ गई। निया की हरकतें देख उसे आरव की बहुत ज़्यादा याद आने लगी, क्योंकि निया की हरकतें बातें बिल्कुल उसके डैड जैसी थीं। रूही ने निया को बहुत सारी किस करके कहा, मम्मा बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए लिटिल क्यूटी को इतना सैड नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप दादी के पास वापस घर जाओ, मम्मा जल्दी आपके पास वापस लौट आएंगी। आरव की मॉम रूही का हालचाल पूछ और बाकी सबको अच्छे से रूही का ख्याल रखने के लिए कहकर निया को साथ लेकर वापस मेमसन चली गई। उनके जाते ही रूही ने सभी से 5 साल पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछा। 5 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसका मुजरिम पकड़ा गया? रूही का सवाल सुन सबके फेस शर्मिंदगी से उतर गए। ये देख रूही ने दोबारा उनसे यही सवाल पूछा। इस बार हिम्मत कर राहुल ने जवाब दिया, सॉरी रूही, लेकिन उस रात जिस ट्रक से कार का एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर भाग गया और हमें पता चला है कि वो ट्रक चोरी का था और उस आदमी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, जिस वजह से राहुल इतना कहकर ही चुप हो गया। लेकिन अब उन सब के अंदर फिर से एक गुस्से की लहर दौड़ने लगी थी, जिस वजह से रमेश ने अपने दांत पीसकर कहा, अगर वो इंसान मेरे सामने आया तो कसम से मैं उसे अपने हाथों से बहुत बुरी मौत दूंगा। मैं उसका रमेश अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि रूही ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, अनुष्का। रूही के मुंह से अनुष्का का नाम सुनकर सब हैरान होकर उसे देखने लगे। नेहा ने लड़खड़ाती जुबान से रूही के पास आकर पूछा, अनुष्का, रूही बताओ क्या बात है, तुमने उसका नाम क्यों लिया? क्या? नेहा की बात का मतलब समझ रूही ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, उस रात जिस आदमी ने हमारी कार का एक्सीडेंट किया था, उस आदमी को अनुष्का के साथ देखा गया था।